नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की सबसे बड़ी खबर आरबीआई की तरफ से आ रही है, जहां पर आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। 0.25% की यहां पर कटौती हुई है, जिसके बाद से जो रेपो रेट होगा वो करीब 6.25% का होने वाला है। इस कटौती की करीब 5 साल से जो इंतजार था, जो बैंकों का और जो लिक्विडिटी को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होती हमें नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमपीसी की बैठक में जितने भी मेंबर्स शामिल थे, वो सभी इस कटौती के रेपो रेट में जो कटौती की गई है उसके पक्ष में उन्होंने अपना वोट डाला है। और 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब रेपो रेट में किसी तरह की कटौती की गई है। लेकिन आरबीआई ने इस ओवरऑल जो उनका स्टैंड है अभी भी इकोनॉमी को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, वो अभी भी उन्होंने न्यूट्रल रखा हुआ है। तो ये है खास बात। लेकिन इससे क्या कुछ बातें और निकल के आ रही हैं, आरबीआई गवर्नर ने और क्या कुछ कहा है, जीडीपी फोरकास्ट को लेकर के क्या बातें हैं, ये सब कुछ हम आज इस डिस्कशन में हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, स्वागत है आपका। जी अंकित, थैंक यू सो मच। सत्यम, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस खबर को, इस जो कटौती की गई कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अंकित, ये लॉन्ग टाइम से ड्यू था, मतलब 0.25% जो रेट कट हुआ है, इसकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी और बात भी हो रही थी कि रेट कट इकोनॉमी में आ जाएगा, क्योंकि जो पिछले मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, शक्तिकांत दास जब गवर्नर थे, तो उन्होंने उस टाइम पे अपना स्टैंड न्यूट्रल किया था, आरबीआई का स्टैंड न्यूट्रल चेंज किया था, जिसे अभी भी बरकरार रखा गया है। तो तभी से ही कयास लगाए जा रहे थे कि फ्यूचर में रेट कट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम जो थी, वो थी लिक्विडिटी कंसर्न, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि बैंक्स के पास पैसे नहीं आ रहे हैं अधिक, और ग्रोथ में, कंजम्पशन में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं जो अपनी इधर उधर की चीज़ों पे, गैर जरूरी चीज़ों पे खर्च कर सके। तो उसके तहत ये कदम काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से ये किया गया है 0.25% का रेट कट। लेकिन अभी भी आरबीआई ने अपना स्टैंड न्यूट्रल ही रखा है, कंजर्वेटिव नहीं किया है या कुछ और नहीं चेंज किया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें आने वाले टाइम में और भी रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी आरबीआई इस चीज़ के लिए होपफुल है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे जो उनकी कमेंट्री आई, उस पर हम अभी बात करेंगे, वो सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल स्टैंड को मेंटेन किया गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में हम और रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सत्यम ने बताया, बहुत ही ज़रूरी कदम था ये, और कहीं ना कहीं बजट में जैसा कि हमने 12 लाख की इनकम पर छूट देखा, उसके बाद से अब आरबीआई की तरफ से भी जो कटौती की गई है रेपो रेट में, तो कहीं ना कहीं सत्यम ये एक तरीके से बूस्टर, डबल बूस्टर यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ सकता है। देखिए, रेट कट का ज़्यादातर सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो अर्बन लोगों को ही होगा, क्योंकि लोन की किस्तें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, ईएमआईज घट जाएंगी जब रेट कट होता है। तो ये सारी चीज़ें, जो आप पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेते हो, तो वो थोड़े सस्ते होने की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अर्बन कंजम्पशन ही मेन प्रॉब्लम बना हुआ था आरबीआई के लिए और इकोनॉमी के लिए भी, कि कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, बट जिसकी वजह से टैक्स में छूट भी दी गई, और उसी टाइम पे अगर आरबीआई रेट कट भी कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है, जिससे इकोनॉमी में पैसे आने की, लिक्विड मनी आने की एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही। बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर आरबीआई गवर्नर ने ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है। अपने जो अभी हम लाइव भी सुन रहे थे, आरबीआई गवर्नर जब लाइव पे बोल रहे थे, तो उन्होंने उसमें क्या कुछ चीजें कही हैं इकोनॉमी को लेकर के, क्या संकेत दिए हैं सत्यम वहाँ पे? देखिए, पॉजिटिव संकेत ही हैं। मैं कुछ बड़ी घोषणाएं जो आरबीआई गवर्नर ने की हैं वो आपको बता देता हूँ। कि उन्होंने पहले तो बोला है कि महंगाई लक्ष्य जो है वो इकोनॉमी पर काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो जो इनका जो टारगेट है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, वो इनके कंट्रोल में है, वो उसका इकोनॉमी पर अच्छा असर दिखाई देगा। आरबीआई के कंफर्ट जोन में ही है इन्फ्लेशन। लेकिन इसके अलावा आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो और स्टेप्स हैं और जो अहम कदम है लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए, उनको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव साइंस दिए हैं कि ग्रोथ बरकरार है, लगातार मजबूत बनी हुई है इकोनॉमी। जो हम बाहर मार्केट्स में हलचल देख रहे हैं, उसका उतना इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अहम है। सबसे बड़ी बात जो फॉरेन रिजर्व है उसको लेके भी आई है कि $630 बिलियन का फॉरेन रिजर्व 31 जनवरी तक आरबीआई के पास है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो एक ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हम लंबे समय से बात कर रहे हैं कि आने वाले डेकेड, आने वाले 10 साल 20 साल इंडिया के होंगे, ग्रोथ स्टोरी होंगे, जो मोदी जी भी लगातार कर रहे हैं। आरबीआई का भी डायरेक्शन उसी दिशा में ही है।
विदेशी मुद्रा भंडार $630 बिलियन का है, लेकिन विदेशी बाजारों में जो अनिश्चितता है, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसका असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। ये आरबीआई ने ज़रूर बोला है कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है कई देशों में, और उसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट इंडिया को भी झेलना पड़ सकता है। क्रूड को लेके जैसे सैंक्शंस लगाए गए, जिसके बाद काफ़ी कुछ हलचल होने की उम्मीद है। हालांकि अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, उनका टैरिफ वॉर किस एक्सटेंट तक जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा और जो उन्होंने रूरल इकोनॉमी पर भी बात की, मॉनसून को लेके एक्सपेक्टेशन जाहिर की कि मॉनसून सामान्य रहेगा, जिससे रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है, बूस्ट मिलेगा। बैंकों के लिए भी एक्सक्लूसिव डोमेन बनाने की बात आरबीआई गवर्नर ने कही है, जिसका मेन पर्पस होगा कि धोखाधड़ी, स्कैम्स, इन सब चीज़ों को रोका जा सके। तो एक एक्सक्लूसिव डोमेन बैंकों के लिए बनाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होंगी उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी बात कही है कि ये एक अहम कदम ये भी है कि अब इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको, क्योंकि ज़्यादातर धोखाधड़ी अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के थ्रू ही होती थी, जहाँ पे आपको दूसरी जगहों पे बड़े जो फ्रॉड्स होते थे, तो उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू किया जाएगा। लिक्विडिटी कंसर्न बना हुआ है अभी भी बैंक्स के लिए, लेकिन आरबीआई उस पर भी पॉजिटिव है कि हम इसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ईज आउट करेंगे। बिल्कुल सत्यम, हमने लगातार ये देखा है कि जब भी आरबीआई से जब रेट कट एक्सपेक्टेड था तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो बात चल रही थी कि महंगाई बढ़ सकती है, ठीक है, और ये सारी बातें की और स्लो डाउन उसकी वजह से देखने को मिल रहा था। अब अगर रेट कट नहीं होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। रेट कट हुए हैं, उसके बाद हमें इन्फ्लेशन को लेकर के भी एक जो डर है वो कहीं ना कहीं बना होगा। तो अब इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई गवर्नर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या फोरकास्ट है यहाँ पर? देखिए, इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई गवर्नर ने अच्छे ही फोरकास्ट दिए हैं। FY25 का रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसका 4.8% रहने की एक्सपेक्टेशंस की है। अगर हम इसको और क्वार्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो फिनेंशियल ईयर 25 जो चल रहा है अभी, जिसका लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च क्वार्टर जो बचा हुआ है, उसमें रिटेल महंगाई 4.4% रहने के लिए की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा FY26 के लिए भी फोरकास्ट आए हैं, तो FY26 के पहले क्वार्टर में रिटेल महंगाई 4.5% रहने की एक्सपेक्टेशंस है, दूसरे क्वार्टर में 4.2%, थर्ड क्वार्टर में आरबीआई ने बोला 3.8%, जो कि बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है कि आरबीआई ने बोला है कि थर्ड क्वार्टर में फिनेंशियल ईयर 26 के 3.8% रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा और चौथे क्वार्टर में 4.2% रहेगा। तो जो उनका दायरा था शुरू से ही 4.4 to 4.6%, उसी के बीच ही इस पूरे साल हमें इन्फ्लेशन रहता हुआ दिखाई देगा। तो ये आरबीआई के फेवर में है कि आरबीआई ने जो फोरकास्ट दिए इन्फ्लेशन के, वो काफ़ी हद तक उनके ही कंट्रोल में है, उन्हीं के ही पास हैं। बिल्कुल। हालांकि जीडीपी पर बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं सत्यम, जो 5 साल का जो वक्त लिया है आरबीआई ने, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनके लिए अब जाके यहाँ पर उनके लिए कंफर्टेबल हो पाए, कंफर्टेबल जोन में वो आ पाए हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि 5 साल बाद अगर ये कट आया है तो कहीं ना कहीं अब इन्फ्लेशन को आगे कुछ सालों तक कंट्रोल करना यहाँ पर आसान होगा। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना तो इनके लिए जरूरी है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन एक अहम चैलेंज बना हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन से उसको बाहर कर दिया गया था। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों पे, गरीब लोगों पे ज़्यादा पड़ता है। तो आरबीआई के लिए लगातार वो चैलेंज बना हुआ था, जिसकी वजह से 5 साल का हमें रेट कट में इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि लगातार जब इसके पहले के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, उनकी कमेंट्री भी आ रही थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेट कट नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि, लेकिन अभी इस बार रेट कट किया गया है क्योंकि ये ज़रूरी था। और इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट आए हैं वो आरबीआई के काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही हैं, इस वजह से ही ये रेट कट हमें देखने को मिला है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने समझा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं ईज आउट होती नजर आ रही है, लेकिन उससे फूड इन्फ्लेशन को बाहर रखा गया है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कई सारी जो न्यूज़ भी हैं कि वेज थाली और नॉन वेज थाली बहुत ही महंगी हो गई है। लोगों के लिए जो घर का जो खाना है, एक टाइम का खाना अफोर्ड करना, वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं हमें कंफर्टेबल जोन में नजर आ रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक दिक्कत बनी हुई है। चलिए सत्यम, जीडीपी को लेकर के बात कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ कैसी रहने वाली है, क्योंकि कंजम्पशन अगर बढ़ता है, सारी चीज़ें और तेज़ी से अगर इकॉनमी में
की का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं तेजी से घूमता है, तो जीडीपी में कैसा असर उसको देखने को मिलेगा और क्या फोरकास्ट यहाँ पर गवर्नर की तरफ से किया जी, गया है? जो पहले जीडीपी के फोरकास्ट थे FY25 के लिए उसको बरकरार रखा गया है 6.6% का ही। हालांकि इसके पहले अगर हम एक साल पीछे जाएं तो जीडीपी ग्रोथ 8% के तकरीबन पहुंच गई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। तो लेकिन इसके पहले जो अनुमान दिया गया था इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर का, FY25 के लास्ट क्वार्टर का, वो बरकरार रखा हुआ है 6.6% के साथ ही। इसके अलावा FY26 में भी जीडीपी ग्रोथ के 6.7% रहने की एक्सपेक्टेशन है। इसको लेके भी हर तिमाही के हिसाब से अपनी फोरकास्ट आरबीआई ने दी है। तो अगर हम Q1 FY26 की बात करें तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरी तिमाही में ये 7% तक रह सकता है जीडीपी ग्रोथ, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में Q4 FY26 में भी 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जो पूरा जीडीपी ग्रोथ रेट का मामला है वो आरबीआई जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसी के हिसाब से ही रहने की उम्मीद है। तो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो भी हम तो हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जीडीपी अच्छी हो और ग्रोथ अच्छी हो, लेकिन जो आरबीआई का फोरकास्ट है वो बरकरार है 6.6% का। ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से हमें ये रेट कट भी देखने को शायद मिला है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और जीडीपी फोरकास्ट अच्छी मेंटेन है इंडिया की, जिसकी वजह से ये आज हमें रेट कट देखने को मिला है। बिल्कुल। तो जो इतने समय से जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि आखिर रेट कट आ क्यों नहीं रहे हैं, जब कंजम्पशन स्लो डाउन है और सारी चीज़ें, जब इकॉनमी इतनी तेजी से काम नहीं कर रही, तो आखिर आरबीआई रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके का डेटा अब हमें सामने निकल के आ रहा है, चाहे वो जीडीपी को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, वो उस डेटा तक, उस एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने के लिए आरबीआई ने ये समय लिया। और इस समय पर जब उन्होंने ये रेट कट किया है तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योर नजर आता है। और अगर ये रेट कट कुछ समय पहले होते तो शायद इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस ऐसे महंगाई को लेकर के और जीडीपी को लेकर के जो फोरकास्ट थे वो इस तरीके से आपको नजर नहीं आते। लेकिन इस बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़रूरी भी हो रखा था, जिसकी वजह से इस बार ये हमें यहाँ पर रेपो रेट में 0.25% की जो कटौती है वो हमें देखने को मिली। अब इससे बहुत सारे फ़ायदे, आप जैसे जो निवेशक हैं, जो लोग जिन्होंने होम लोन ले रखा है, आपको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी ईएमआईज़ में भी रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर आप आपने होम लोन लिया है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मंथली ईएमआईज़ हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल जो बोरोइंग है वो भी कहीं ना कहीं बैंकों से हमें बढ़ती नजर आएगी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशंस में भी हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ओवरऑल आरबीआई का ये जो स्टैंड है इस समय पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये बहुत ज़रूरी था, और बड़ा ही ये बेहतर एक कदम आरबीआई की तरफ से उठाया गया है। आपकी आरबीआई के रेपो रेट कट पर क्या राय है? ओवरऑल इन्फ्लेशन को लेकर के आपकी क्या राय है? जीडीपी फोरकास्ट जो आरबीआई गवर्नर ने शेयर किया उस पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक के लिए आप देखते रहें मनी 9। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली डिस्कशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।